जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौद्रिक नीति एवं महंगाई पर मिलकर के विचार करते हैं। तो मौद्रिक नीति और महंगाई में क्या संबंध है? तो सबसे पहले आप जानिए कि मौद्रिक नीति जारी कौन करता है। तो मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करती है। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। क्यों जारी करती है? तो मुद्रा बाजार को कंट्रोल करने के लिए। मौद्रिक नीति क्यों जारी करती है? समय समय पर हर साल में 3 बार 4 बार या उससे अधिक बार भी मौद्रिक नीति जारी करती है और मुद्रा बाजार को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है। ठीक है। अब मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के पास कई प्रकार के साधन होते हैं। मौद्रिक नीति के अंतर्गत महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कई प्रकार के साधन अपनाती है। उसमें महंगाई रोकने के लिए हम देखते हैं कि आरबीआई 3 प्रकार से महंगाई को रोकने का प्रयास करती है मौद्रिक नीति के माध्यम से। पहली नीति है गुणात्मक नीति। गुणात्मक नीति के अंतर्गत आरबीआई सीधे बैंकों को कहती है कि आपको ये चीज़ करना है, यानी लोन कम देना है जिससे मार्केट में मुद्रा का प्रसार कम से कम हो, जिससे वस्तुओं के दाम कम हो, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो आरबीआई सीधे बैंकों को ये आदेश देती है कि आपको ये चीज़ करना है जिससे देश में महंगाई कम हो। ठीक है। तो गुणात्मक नीति के अंतर्गत आरबीआई महंगाई रोकने के लिए, गुणात्मक नीति के अंतर्गत आरबीआई सीधे बैंकों को कंट्रोल करती है। ठीक। अब हम देखते हैं अगला, परिमाणात्मक नीति के अंतर्गत क्या क्या करती है आरबीआई। परिमाणात्मक नीति के अंतर्गत क्या क्या करती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो कहाँ जाते हैं? बैंक जाते हैं। आपको पैसे की ज़रूरत है तो कहाँ जाते हैं? बैंक। लेकिन जब बैंक को पैसा घट गया तो बैंक कहाँ जाएगा? तो बैंक जाता है किसके पास? आरबीआई के पास। भारत में जितने व्यापारिक बैंक हैं वो सबका नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। तो हमको अगर पैसा घटा तो हम बैंक के पास जाएंगे, जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये वाणिज्यिक बैंकों के पास जाते हैं। अब जब बैंक को घट जाए तो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई से ऋण लेता है, लोन लेता है और वही ऋण जो है जनता को देता है। ठीक। तो अगर जनता को पैसा घटता है तो बैंक के पास, और बैंक को पैसा घटता है, व्यापारिक बैंकों, कमर्शियल बैंकों को पैसा घटता है तो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। और आरबीआई उनको ऋण देती है तो ब्याज लेगी। अब जब ये बैंक आरबीआई से ऋण लेंगे तो आरबीआई ब्याज लेगी। मान लीजिए आरबीआई 3% लिया, जब आरबीआई के पास गए तो आरबीआई ने 3% पर इनको ऋण दिया। अब ये जो है जनता को अगर देंगे, तो क्या 3% पर देंगे? 3% पर नहीं देंगे, ये देंगे 6% पर। ओके। तो जनता इनको 6% के हिसाब से ब्याज देगी। जैसे अगर 100 रुपये जनता ने इस बैंक से ऋण लिया है तो ये साल के अंत में 106 रुपये देंगे। ठीक। और इसमें से 3 रुपये, ये 103 रुपये ये बैंक आरबीआई को लौटाएगा और 3 रुपये इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए ध्यान से, ये 3% पर 100 रुपये का ऋण इस बैंक को दिया, एसबीआई को। मान लीजिए आरबीआई ने एसबीआई को 100 रुपये का ऋण दिया 3% पर, तो इसका इस बैंक का देनदारी हुआ इसको 103 रुपये। इसने जनता को दिया 6% पर, तो इसको मिला जनता द्वारा 106 रुपये। इसने 103 इसका लौटा दिया और 3 रुपये इसका प्रॉफिट हुआ। तो बैंक जो है जनता का पैसा लेते हैं और एक व्यक्ति का पैसा लेकर के दूसरे को ऋण देते हैं और ब्याज से ही बैंकों को लाभ होता है। ये हम समझ गए। अब देखते हैं कि खुले परिमाणात्मक नीति के अंतर्गत आरबीआई कौन कौन सी नीति अपनाती है। खुले परिमाणात्मक नीति के अंतर्गत आरबीआई कौन कौन सी नीति अपनाती है जिससे देश में महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, वस्तुओं का दाम न बढ़ने पाए। ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला है एमएसएफ है। इसका पूरा नाम होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आपको इसमें हम पहले ही बताए हैं यहाँ पर कि जब जनता को पैसा घटता है तो बैंक के पास, और बैंक को पैसा घटता है तो किसके पास? आरबीआई के पास। ठीक, तो पहले हम देखते हैं MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब जब कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, और ऋण जब एक दिन के लिए लेते हैं, जब व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितने भी बैंक हैं, ये जब आरबीआई से एक दिन के लिए ऋण लेते हैं तो उसे कहते हैं MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक दिन के लिए जब ऋण लेंगे तो उसे कहेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ओके, आगे देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट जब ये कमर्शियल बैंक आरबीआई से ऋण लेता है तो जब 2 दिन से 14 दिन के लिए ऋण लेता है, जब 2 से 14 दिन के लिए ऋण लेता है तो उसे कहा जाता है रेपो रेट। और MSF जो होता है ये हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है, ये हमेशा ज़्यादा, क्योंकि ये आकस्मिक है। एक दिन के लिए कमर्शियल बैंक एक दिन के लिए ऋण लिए हैं आरबीआई से, तो ये इसका रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, और रेपो रेट का रेट थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ये 2 से 14 दिन के लिए लिया जाता है। और अगर व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक 14 दिन से ज़्यादा ऋण लेते हैं, 14 दिन से ज़्यादा के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं तो उसे कहते हैं बैंक दर। तो फिर से इसको समझिए, MSF, रेपो रेट और बैंक दर। ठीक, MSF क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से एक दिन के लिए, एक रात के लिए ऋण लेंगे तो उसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। जब कमर्शियल बैंक 2 से 14 दिन के लिए ऋण लेंगे आरबीआई से तो उसे कहते हैं रेपो रेट। उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। और जब 14 दिन से ज़्यादा के लिए कमर्शियल बैंक ऋण लेंगे आरबीआई से तो उसे कहते हैं बैंक दर। ओके, तो ये देखेंगे, अगर देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई क्या करता है? इनका रेट बढ़ा देता है। चाहे MSF का रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा या बैंक दर को बढ़ा देता है। जब इस दर को बढ़ा देगा तो ब्याज दर महंगा हो जाएगा। जब ब्याज दर महंगा हो जाएगा तो ऋण भी महंगा होगा, और जब ऋण महंगा होगा तो ऋण कोई लेगा नहीं। जब ऋण लेगा नहीं तो मार्केट में तरलता, मुद्रा का जो प्रवाह है वो कम हो जाएगा। जब मार्केट में मुद्रा कम रहेगी तो लोगों के पास मुद्रा कम होगी, लोगों के पास मुद्रा कम होगी तो खरीदारी कम करेंगे, खरीदारी कम करेंगे तो वस्तुओं का मूल्य कम हो जाएगा, और जब वस्तुओं का मूल्य कम हो जाएगा तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई ये सब नीतियां अपनाती है। अब आगे देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत जब ये कमर्शियल बैंक, जब ये कमर्शियल बैंक है जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी जैसे बैंक का जो पैसा होता है हमेशा वो प्रवाह में रहता है। अगर प्रवाह में रहेगा तभी तो ब्याज मिलेगा, अगर प्रवाह में नहीं रहेगा तो ब्याज नहीं मिलेगा। तो बैंकों का पैसा हमेशा प्रवाह में रहता है। लेकिन किसी छुट्टी पड़ गई, कोई त्यौहार पड़ गया, कोई कस्टमर उनका पैसा लेने नहीं आया, तो वो बैंक, कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे देते हैं, और आरबीआई को 1 दिन 2 दिन के लिए देते हैं, छुट्टी भर के लिए देते हैं। तो आरबीआई उस पर जो ब्याज देती है इन बैंकों को, यानी देखिए ध्यान से देखिए इसको, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं तो उस पर MSF, आरबीआई क्या लेती है? MSF लेती है, या रेपो रेट लेगी, या बैंक दर के रेट से ऋण दर से ब्याज लेती है। लेकिन जब इनके पैसे पर, जब व्यापारिक बैंकों, कमर्शियल बैंकों के पैसे पर आरबीआई ब्याज दे, जब ब्याज आरबीआई दे तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। फिर से समझिए इसको, इस पर MSF, रेपो रेट और बैंक दर, इस पर ये ऋण लेते हैं कमर्शियल बैंक और ब्याज देते हैं किसको? आरबीआई को देते हैं। लेकिन
रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई ब्याज देती है। किसको? कमर्शियल बैंक को। ठीक है, और ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है, क्योंकि यहाँ व्यापारिक बैंकों की मांग होती है, तो आरबीआई कहता है कि हम अधिक ब्याज पर ऋण देंगे। ठीक है, लेकिन छुट्टी के कारण इन बैंकों का जो कमर्शियल बैंक हैं, इनका पैसा आरबीआई के पास चला जाता है, तो आरबीआई कहती है कि हम इतना ब्याज देंगे। ठीक है, तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से कम होता है। ठीक, तो हम लोग देखें एमएसएफ एक दिन के लिए जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, रेपो रेट जब 2 से 14 दिन के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, रेपो रेट कहते हैं। बैंक दर जब 14 से ज़्यादा समय के लिए ऋण लेते हैं कमर्शियल बैंक आरबीआई से, तो उसे कहते हैं बैंक दर। रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंकों, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पैसे पर जब आरबीआई ब्याज देती है, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट। अब देखते हैं आगे सीआरआर और एसएलआर को समझने से पहले हम लोग देखते हैं एनडीटीएल। चूंकि कमर्शियल बैंकों में जनता का पैसा होता है और जनता के प्रति देनदारी होती है। बैंकों का अपना पैसा थोड़ा नहीं होता, बैंकों का यानी जनता ने जमा किया और एक जनता ने जमा किया, दूसरी जनता को देना है। तो ये बैंकों में जो पैसा होता है कमर्शियल बैंकों में, वो जनता का पैसा होता है, तो उसी को कहते हैं एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी। इसका तात्पर्य ये है कि बैंक में कोई भी व्यक्ति पैसा जमा करता है तो एक निश्चित अमाउंट जमा करता है और एक निश्चित समय बाद वो निकालता है। ठीक, तो नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी उसे कहते हैं एनडीटीएल। ठीक, अब इस पैसे जो एक बैंक का जितना कुल होता है, ये नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी जितना है, मान लीजिए किसी बैंक का 1000 करोड़ रुपए है, तो उसका ये जो रिजर्व बैंक है वह कहता है कि कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, यानी आपके पास जितना पैसा है उसका कैश हमारे पास रखिए। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, यानी किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा है उसका एक मिनिमम अमाउंट, एक मिनिमम जो भी दर है वो हमेशा बदलता रहता है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, वो हमेशा बदलता रहता है। तो जो व्यापारिक बैंकों के पास कुल अमाउंट होता है उसका एक मिनिमम वो रिजर्व बैंक निर्धारित करता है कि मिनिमम कैश के रूप में कहाँ रखना पड़ता है? आरबीआई के पास। कहाँ रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और इसी को कहा जाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल पूंजी का एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित दर से कैश रुपया आरबीआई के पास रखना होता है, और उस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती है, उस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती है, और इसे ही कहा जाता है सीआरआर। सीआरआर का मतलब है कि किसी कमर्शियल बैंकों का या बैंकों का, ठीक है, जितना उनके पास अमाउंट है उसका एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होगा, ये अनिवार्य होता है। इसे ही कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता है। अब आगे देखते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी साथ ही आरबीआई यह भी कहती है कि सीआरआर के अंतर्गत कैश रुपया अपने पास रख ली, और कुछ पैसा बैंक को कहती है कि आप अपने पास हमेशा कैश रखेंगे और उसका प्रयोग लेन देन में नहीं करेंगे, और इसे ही कहते हैं एसएलआर। यानी बैंक को दो प्रकार से पैसा रखना है, एक कुछ मिनिमम पैसा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना है, और एक उसे कहते हैं सीआरआर, और एक कुछ पैसा अपने पास कैश के रूप में रखना है, उसका लेन देन में प्रयोग नहीं करना है। यानी ये दोनों जो सीआरआर और एसएलआर, एक सीआरआर आरबीआई के पास बैंक का जमा है और कमर्शियल बैंक का एक खुद उसके पास अपना कैश जमा है, और ये दोनों जो है इस पर दोनों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।
अपने पास रखा है उस पर भी ब्याज नहीं मिला, और आरबीआई ये अनिवार्य कर देता है कि इसको लेन देन में प्रयोग नहीं करना है। तो एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यह अपने पास रखता है, और सीआरआर किसके पास कमर्शियल बैंक रखते हैं? आरबीआई के पास। यानी अगर हम इसको देख लें, अगर ये 5% है और ये जो है 15% है, तो कुल कितना हुआ? 20%। कुल कितना हुआ? 20%। यानी अगर 100 रुपया बैंक के पास है, 100 रुपया है, तो 20 रुपया पर उसे कोई ब्याज नहीं मिलता। 20 रुपया पर उसे कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। यानी बैंक के पास जमा है 100 रुपया, लेकिन वो उस प्रचलन में लाएगा कितना? 80 रुपया। 20 रुपया उसका एक तरह से समझिए डेड मनी है, उस पर कोई ब्याज उसे नहीं मिलता, क्योंकि 5% आरबीआई के पास जमा है कैश के रूप में, और 15% अपने पास रखा है। उसको प्रचलन में नहीं लाना है, उसको लोन के रूप में जनता को नहीं देना है। ठीक, तो हम लोग इसके माध्यम से ये मौद्रिक नीति या महंगाई को आरबीआई कंट्रोल करती है। तो हम लोग देखें क्या क्या? एमएसएफ, अगर ये बढ़ जाएगा तो लोन महंगा हो जाएगा। जब बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो जनता को भी लोन महंगा मिलेगा। जब लोन महंगा होगा तो लोन का डिमांड कम हो जाएगा। लोन का डिमांड कम हो जाएगा तो मुद्रा की तरलता मार्केट में कम हो जाएगी। तरलता कम हो जाएगी तो खरीदारी कम होगी। खरीदारी कम होगी तो वस्तुओं के दाम गिरेंगे। वस्तुओं के दाम कम होंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। तो रिजर्व बैंक इन सब के ये जो 6 प्रकार की नीतियां हैं, 6 प्रकार के जो उसके कार्य हैं, एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर और एसएलआर, इन सब के माध्यम से अगर ये 6 के 6 का रेट अगर रिजर्व बैंक बढ़ाएगी, अगर बढ़ा देगी, तो महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में मुद्रा का प्रचलन कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन 6 का रेट कम कर दे तो लोन सस्ता हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर इन 6 को बढ़ाएगी तो देखिए सभी को बढ़ाने पर ब्याज दर बढ़ जाएगा, ब्याज दर बढ़ेगा, और जब ब्याज दर बढ़ेगा तो लोन भी महंगा हो जाएगा, और जब लोन महंगा होगा तो तरलता क्या हो जाएगी? लोनवे कोई नहीं लेगा, और जब लोनवे नहीं लेगा तो तरलता मार्केट में अपनी जो मुद्रा का प्रचलन है, प्रवाह है, वो कम हो जाएगा, और जब प्रवाह कम हो जाएगा तो मुद्रा का मांग कम हो जाएगा। मांग कम हो जाएगा तो वस्तु का मांग कम होगा, वस्तु का मांग कम होगा तो वस्तु का दाम गिर जाएगा। जब वस्तु बिकेगी नहीं तो दुकानदार तो उसे कहेगा किसी कीमत पर बेचो, तो मूल्य गिर जाएगा, और मूल्य गिर जाएगा तो महंगाई अपने आप क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। और अगर इन सभी को रेट घटा दे, इन सभी का रेट कम कर दे, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ब्याज दर सस्ता हो जाएगा, ब्याज दर सस्ता हो जाएगा, लोन बहुत तेजी से मिलने लगेगा, लोन तेजी से मिलने लगेगा, तब तरलता जो है बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी। देखिए अगर इसको बढ़ाने पर ये चीज कंडीशन हो रहा है, लेकिन घटाने पर ब्याज दर सस्ता हो जाएगा। ठीक, लोन क्या होगा? लोन सस्ता होगा, तरलता मार्केट में जो मुद्रा का प्रवाह है वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगा तो मूल्य बढ़ने लगेगा, और मूल्य बढ़ेगा तो महंगाई अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि इन्हीं मौद्रिक नीति के अंतर्गत इस प्रकार की नीतियों को अपनाकर आरबीआई समय समय पर देश में महंगाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम ये सारी नीतियां अपनाती है परिमाणात्मक नीति के अंतर्गत। अब हम देखते हैं खुले बाजार की नीति। खुले बाजार की नीति के अंतर्गत जैसे मान लीजिए बहुत लोग हैं जो बैंक से पैसा नहीं लेते हैं, उनके पास इतना पूंजी है, उनका अपना बिजनेस है, उनका सारा काम चल जाता है, बैंक के पास नहीं जाते, तो सरकार ये या आरबीआई ये ध्यान रखती है कि उनका पैसा कैसे लिया जाए। तो उनके लिए सरकार समय समय पर, आरबीआई समय समय पर प्रतिभूति या बांड जारी करती है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण एलआईसी है। एलआईसी और तमाम योजनाओं के माध्यम से व्यक्तियों का पैसा अपने पास खींचती है कि मार्केट में उनके पास पैसा रहेगा तो जो है ज़्यादा खरीदारी करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगा तो वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। तो तीसरे कारण में देखते हैं, तीसरे जो कार्य है आरबीआई का, खुले बाजार की नीति। खुले बाजार, ओपन मार्केट पॉलिसी। ओपन मार्केट पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई ये करती है कि
प्रतिभूति जारी करती है, बॉन्ड जारी करती है, जैसे LIC या म्यूचुअल फंड, तमाम चीज़ है वो जारी करती है, और जनता के पास जो पैसा है उसको इकट्ठा कर लेती है, उसको जमा करा लेती है। उसकी देनदारी 10 साल 5 साल बाद जैसा होता है नियम के हिसाब से वैसा देती है। तो उसके हिसाब से खुले बाजार की नीति यानी प्रतिभूति या बॉन्ड जारी करके भी मार्केट में मुद्रा की तरलता को कम करती है। तो हम लोगों ने देखा कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत RBI कैसे महंगाई को कम करती है। ठीक है मित्रों, तो विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा महंगाई को कम करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।